हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचर क्लासेस बाय हबीब सर। तो आज हमारे बारूद शॉर्ट का डे 5 है। आज हम लोग क्या करने वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सबसे आखिरी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी वे में हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले, जिसका नाम है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो जिस कैपेसिटी के साथ में, जिस एबिलिटी के साथ में आपने इस वीडियो को ऑन किया है, बस इतना देर अपने आप को होल्ड करके थोड़ा सा वक्त यहाँ पर रह जाइए। पूरा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटी आप सीख कर जाइएगा, कैपेसिटर की तरह एकदम बन जाइएगा। मतलब समझ रहे, जहाँ पर ज़रूरत होगा आप कैपेसिटर बन जाइएगा। एग्जाम में ज़रूरत बढ़ जाएगा आपका, कैपेसिटर की तरह धुआं उड़ा दीजिएगा। इसका मतलब क्या है, जितना आपको भी हम बताया इसी में पूरा कैपेसिटेंस छुपा हुआ है। यानी जो हम लोग बात करने वाले पहला टॉपिक आपका कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर किसको बोलते हैं, आइए समझते हैं। तो मेरा जो पहला टॉपिक जो मैं आपको अभी बताया है, जितना कुछ डायलॉग मारे हैं, ये सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। कैसे होगा आइए समझते हैं। होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर ए चार्ज या होल्ड ए चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यानी किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जिसके में आपका मतलब कंडक्टर का क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी होता है जिसके जरिए वो चार्ज को होल्ड करके रखता है। मतलब एबिलिटी होता है चार्ज को अपने पास स्टोर करने का, ये हम लोग का क्या कहलाता है, आपका कैपेसिटेंस। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। तो ये इतना याद रखिएगा, जब हम लोग किसी कंडक्टर में चार्ज देते हैं तो वो जितना चार्ज को होल्ड करके रखता है, जितना चार्ज को अपने पास जमा करते रखता है, जितना उसका एबिलिटी उसके मुताबिक रखता है, तो इस एबिलिटी को, ये होल्ड करने के जो उसका प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो जितना चार्ज वो क्या करेगा, आपका जितना चार्ज होल्ड करेगा उतना पोटेंशियल बढ़ती जाएगा, जितना पोटेंशियल बढ़ती जाएगा उतना आपका चार्ज बढ़ती जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, आपका चार्ज जो होता है पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ रहे मेरी बात को। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो आपका कौन सा साइन आता है, आपका सी आता है, सी। अब ये सी क्या होता है, सी हम लोग का क्या होता है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल लिया। क्या फॉर्मूला हो गया हम लोग का, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। समझ गए मेरी बात को, क्या मैंने समझाया। तो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस समझ में आ गया। क्या किसी भी कंडक्टर का या वो प्रॉपर्टी है, जब हम लोग किसी कंडक्टर में चार्ज देते हैं वो कितना चार्ज को अपने पास होल्ड कर लेता है या कितने चार्ज को अपने पास जमा रखता है, उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। जिसका फॉर्मूला आपका सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है। सी का मतलब आपका कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, क्यू का मतलब चार्ज होता है, वी का मतलब पोटेंशियल होता है। अब देखिए इसका यूनिट क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, आपका कूलम पर वोल्ट होता है, या हम लोग फैरेड बोलते हैं इसको। समझ गए, दोनों में से कुछ बोल सकते हैं। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, आपका स्टेट कूलम पर वोल्ट होता है, और हम लोग ईएसयू बोलते हैं। इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन आपको निकालने आता है, क्लास 11 के सारे टॉपिक में पूरा कवर करा के रखे हैं। डायमेंशन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका चार्ज बाई आपका क्या है, पोटेंशियल है, तो चार्ज का फॉर्मूला आई टी हो जाएगा हम लोग का। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका वी का आपका वर्क डन बाई चार्ज हो जाएगा। ऊपर जाएगा चार्ज तो दो चार्ज हो जाएगा, जिसके लिए आपका क्या आ जाएगा, आपका दो चार्ज के लिए यहाँ पे आपका आई आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या डायमेंशन निकाल सकते हैं बहुत इजी वे में। तो हम लोगों ने डायमेंशन सीधे सीधे लिख के रखा है, एम पे पावर -1, एल पे पावर -2, टी पे पावर 4, आई पे पावर स्क्वायर। समझ गए, ये हम लोग का डायमेंशन निकालने का, घर में बैठिएगा फुर्सत में निकाल लीजिएगा, ये फॉर्मूला के जरिए। बस अब हम लोग समझ गए इतना चीज़ को। अब आइए हम लोग का दूसरा टॉपिक, ये हम लोग का पहला टॉपिक, ये हम लोग का दूसरा टॉपिक। अब फैरेड किसको बोलते हैं, फैरेड तो हम लोग समझ गए क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। किसका एसआई यूनिट होता है, आपका कैपेसिटेंस का। पर इसका मतलब क्या होता है, 1 फैरेड का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा द यूनिट ऑफ कूलम पर वोल्ट। द यूनिट ऑफ कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड आपका फैरेड, हम लोग जानते हैं। पर इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए हम लोग समझते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 1 फैरेड। समझ रहे क्या बोल रहे, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 1 फैरेड इफ 1 कूलम चार्ज बी रिक्वायर्ड। यानी 1 कूलम चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी टू राइज इट्स पोटेंशियल 1 वोल्ट। यानी 1 कूलम चार्ज की ज़रूरत पड़ती है 1 वोल्ट पोटेंशियल हम लोग को बढ़ाने में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फैरेड बोलते हैं। फैरेड को हम लोग डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट से। ये क्या होता है फैरेड, आपका जानिएगा। फैरेड जो होता है बड़ा यूनिट होता है, बहुत बड़ा यूनिट होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे यूनिट में जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं उस हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसा कि आपका समझेंगे हम लोग 1 माइक्रो फैरेड का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग म्यू एफ से डिनोट करते हैं। 1 माइक्रो फैरेड कितना के बराबर होता है, 10 टू द पावर -6 फैरेड के बराबर होता है। उसी तरह से आपका 1 नैनो फैरेड और छोटा फैरेड, समझ रही है, 1 नैनो फैरेड आपका, जिसको हम लोग एन एफ से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर 9 फैरेड के। उसी तरह से और छोटा आ जाएगा 1 पिको फैरेड। 9 पिको फैरेड को हम लोग पी एफ से डिनोट करते हैं, कितना के बराबर होता है, 10 टू द पावर -12 फैरेड के बराबर होता है। समझ में आ गया। उसी तरह से एकदम सेम डिफाइन करते हैं हम लोग। कैसे डिफाइन करते हैं, आपका स्टेट फैरेड या ईएसयू को कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का वो कैपेसिटी
जिसमें आपका क्या आ जाएगा 1 ESU ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब क्या होगा, इफ़ 1 ESU ऑफ चार्ज, यानी एक EFU ऑफ चार्ज को राइज करने के, राइज इट पोटेंशियल, यानी उसके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए आपका क्या हो जाएगा, आपका जो भी आपका पोटेंशियल होगा उसका इट्स पोटेंशियल बाई 1 ESU। मानी जैसे यहाँ पे आप समझिएगा किस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे सिंपल वे में, यानी आपका जो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर होता है 1 ESU ऑफ अ कैपेसिटेंस, इफ़ अगर 1 ESU ऑफ चार्ज, अगर 1 ESU ऑफ चार्ज राइट्स इट्स पोटेंशियल, इसमें ज़रूरत पड़ेगा आपका पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए कितना, आपका बाई 1 ESU ऑफ पोटेंशियल के हिसाब से। तो हम लोग का इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं 1 फैरेड को किस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग, 1 फैरेड इक्वल्स टू 9 × 10⁻11 ESU के हिसाब से इसको दिखाते हैं। तो समझ में आ गया फैरेड क्या होता है। फैरेड का मतलब जो आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर होता है 1 फैरेड, उस वक्त बोलते हैं अगर इसमें क्या हो जाएगा 1 कूलम चार्ज का ज़रूरत पड़ेगा क्या करने के लिए, इसका पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए। एकदम सेम इसी तरह से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 ESU कैपेसिटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, आपका 1 ESU चार्ज का ज़रूरत पड़ेगा क्या करने के लिए, इसका 1 ESU पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर वे में समझ चुके हैं। देखिए अब थर्ड पॉइंट को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ये समझ में आ गया आपका इतनी दूर तक। यहाँ पे आपका रिलेशन लिखा, रिलेशन बिटवीन फैरेड एंड स्टेट फैरेड, यानी फैरेड और स्टेट फैरेड में क्या रिलेशन होगा, ये बात को समझिएगा। यानी आपका हम लोग जानते हैं 1 फैरेड इक्वल्स टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। जैसा कि आपको पता है 1 कूलम चार्ज जरूरत पड़ेगा किसका, 1 फैरेड पोटेंशियल राइज करने के लिए। तो आपका क्या हो गया, आपका 1 फैरेड 1 कूलम 1 वोल्ट हो गया, समझ गए। तो यहाँ से आपका हम लोग जानते हैं 1 कूलम का मतलब 3 × 10⁻9 होता है, जिसको हम लोग स्टेट फैरेड बोलते हैं, और यहाँ पे 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। देन इसके बाद में हम लोग कैलकुलेट करते हैं 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड या ESU कैलकुलेट हो जाता है। 1 फैरेड जो होता है हम लोग के इतना के बराबर हो जाता है। समझ गए मेरी बात को। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर किस पे डिपेंड्स करता है। तो किस पे डिपेंड करेगा, आपका पहला जो पॉइंट होता है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, कैसे शेप एंड साइज, मतलब जो शेप होगा साइज होगा किसी भी कंडक्टर का उस पर डिपेंड करता है। मतलब आपका कोई कंडक्टर आपका इस तरह का होगा, आपका समझ लीजिए स्क्वायर टाइप का होगा, कोई आपका सर्कुलर टाइप का होगा, या आपका कोई लेंथ होगा, किसी में लंबाई होगा, या किसी में आपका छोटा सा होगा। तो इसकी शेप एंड साइज़ पे डिपेंड करता है, जिस पे आपका जैसा दिखेगा सबसे ज़्यादा चार्ज इसमें होल्ड कर पाएगा, किस तरह से आपका इसमें होल्ड कर पाएगा, इसमें कर पाएगा, इस पर। तो इसके शेप एंड साइज़ पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा जितना साइज उतनी ज़्यादा स्टोर कर पाएगा। तो इसीलिए आपको बोला जाता है किस पे डिपेंड करता है, आपका शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे। उसके बाद में बोला है इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपका शेप जो होता है कंडक्टर का, जैसे कि यहाँ बताया ये भी आपका कंडक्टर, ये भी आपका कंडक्टर, ये भी कंडक्टर है। तो देखिएगा आपको बोलेंगे कि इसमें जल्दी लीकेज होता है। लीकेज मतलब चार्जेस का लीकेज, ट्रांसफर किसमें जल्दी होता है। तो हम लोग मानेंगे यहाँ पर, ये तो आपका समझ लीजिए यहाँ पर आपका कांस्टेंट रेट से चार्ज पूरा फैला होगा। पर यहाँ पर क्या होगा, इस सरफेस में आपका जो ये कोना नज़र आ रहा है इसके सरफेस पे, यहाँ पर ज़्यादा चार्ज आपका स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो जाएगा मतलब ज़्यादा वी हो जाएगा। अब ये ज़्यादा वी क्या करेगा, आपका सराउंडिंग से, जो आपके आसपास में सराउंडिंग है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब ये खींच लेगा तो अपने एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ गए। अब न्यूट्रलाइज कर दिया तो फिर इसमें हम लोग अगर चार्ज देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फिर से आपका इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाने की वजह से फिर से ये प्रोसेस करेगा, आपका वही इलेक्ट्रॉन को टान लेगा सराउंडिंग से। अगर टानेगा तो फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी इसमें लीकेज का प्रोसेस बढ़ जाएगा। समझ गए मेरी बात को। यही बताने में क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसके सराउंडिंग इसके कॉर्नर में हो जाते हैं, आपका कॉर्नर होता है इसमें, और इसमें कॉर्नर में ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज भागने का कोशिश करता है। ये बात जानते हैं। पर यहाँ पर आपका क्या होगा, कॉर्नर है नहीं, तो इसी में आपका क्या होगा, पूरा चार्ज आपका फैला हुआ रहेगा एकदम इजी वे में, अपने हिसाब से एकदम यहाँ पर सेंटर में जकड़ा हुआ रहेगा। ये बात समझ रहे। उसी तरह से इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब आइए इस बात को समझेंगे हम लोग का, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज। इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये समझ में आ गया, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, सराउंडिंग ऑफ मीडियम। देन उसके बाद में डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका कैपेसिटेंस जो होता है आपका चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है, कैपेसिटी होता है किसी भी कंडक्टर का चार्ज को स्टोर करने का, यही हम लोग जानते हैं। पर यहाँ पर जानेंगे आपके क्या बोल रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन अपॉन चार्ज, यानी ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब आपका ये कंडक्टर का कैपेसिटी अगर जितना भी है, मान लीजिए ये कंडक्टर है मेरे पास, या कोई भी आपका, मान लीजिए कोई आपके पास जार है या कुछ भी है आपके पास, बाल्टी वगैरह या मग वगैरह, तो मग का या बॉटल का कैपेसिटी आपका कितना है, मान लीजिए इसका कैपेसिटी है 500 ml का या मिलीलीटर का, चलो क्या 500 मिलीलीटर का इसका कैपेसिटी है। एक जार है मेरे पास या बॉटल है, 500 मिलीलीटर का कैपेसिटी है। तो इसमें हम लोग ऑयल डालेंगे,
ऑयल अगर डालेंगे तो कितना ऑयल ऐड हो जाएगा हम लोग का, 500 मिलीलीटर हो जाएगा। या अगर वाटर ऐड करेंगे तो इतना ही ऐड होगा जितना कैपेसिटी है। अगर इसमें कुछ नहीं डालेंगे तब भी इसका कैपेसिटी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना इसका कैपेसिटी है। यानी इसमें कुछ रखे या ना रखे, इसका कैपेसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अगर 500 ml अभी है तो डालने के बाद में भी 500 ml का कैपेसिटी रखेगा। अगर नहीं डालेंगे, थोड़ा अमाउंट में भी डालेंगे, तब भी आपका 500 ml का कैपेसिटी, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से चार्ज में आपका कंडक्टर में रखिए या नहीं रखिए, कंडक्टर का जो कैपेसिटी आपका वही रहेगा कैपेसिटेंस का। समझ गए? यही बात आपको बताया गया। अब देखिए यहाँ पर एक आखिरी पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं, आपका कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। समझ रहे मेरी बात को? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर को हम लोग कैसे समझते हैं? जैसे कि मेरे पास एक स्फेरिकल शेप का आपका कंडक्टर है, इसमें आपका अब सरफेस में इसका पॉजिटिव चार्ज है और सरफेस में पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी पॉइंट से इसका डिस्टेंस हम लोगों ने r कंसीडर कर लिया। तो अब हम लोग को क्या पता करना है? आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल, यानी कैपेसिटेंस पता करना है इस स्फेरिकल कंडक्टर का। बहुत इजी वे में पता कर सकते हैं। कैसे हम लोग पता करेंगे? सबसे पहले हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, C = Q/V होता है, जिसमें हम लोग जानते हैं C का मतलब आपका कैपेसिटेंस कांस्टेंट, Q का मतलब चार्ज, V का मतलब पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे समझेंगे? तो हम लोगों ने क्या किया, लेट अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, इस स्फीयर का रेडियस को हम लोगों ने r कंसिडर कर लिया, रेडियस को हम लोगों ने r कंसिडर कर लिया। समझ रही मेरी बात को? r कंसिडर कर लिया। उसके बाद में जो चार्ज इसमें दिया है, चार्ज जो दिया आपका Q चार्ज दिया है, Q चार्ज दिया और डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, C = Q/V होता है, C = Q/V होता है। इसमें कुछ चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज होगा। तो इस चार्ज होगा तो हम लोग सबसे पहले इसमें पोटेंशियल निकाल लेंगे। पोटेंशियल निकालने हमको आता है, पोटेंशियल निकालने आता है या नहीं आता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/4 Q/R होता है। ये हम लोग जानते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है 1/4 Q/R होता है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर में सबसे पहले हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला, और जो हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला, इस पोटेंशियल को हम लोग क्या करेंगे, अगर इस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे तो हम लोग का कैपेसिटेंस निकल जाएगा, यानी C का फॉर्मूला निकल जाएगा इस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। तो बस यही हम लोगों ने काम किया, 1/4 Q/R है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ आपका Q चार्ज दिया होगा, तो Q चार्ज का मतलब Q चार्ज हो गया, जैसे कि यहाँ पे C = Q/V होता है फॉर्मूला, ये Q का Q हो गया। और इसमें हम लोगों ने क्या किया, नीचे में V की जगह पर ये फॉर्मूला हम लोगों ने पुट कर दिया तो हम लोग का Q से Q कट गया, और यहाँ पर हम लोग का क्या बच गया आपका 4πε0r। ये जब ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4πε0r हो जाएगा। बस हो गया हम लोग का C। यानी कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर होगा, उसका अगर हमको रेडियस दिया रहेगा तो हम लोग उसका कैपेसिटेंस पता कर सकते हैं, जो कि आपका एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन जो होता है आपका, जो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर दिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, अर्थ का रेडियस आपका 6400 अगर किलोमीटर दिया है तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, बस आँख बंद करके हम लोग बता सकते हैं। ये आपका ये दिया है तो इसको उठाकर इस फार्मूला में पुट कर देंगे। 4 का मतलब 4, पाई का मतलब 3.14, एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.85 × 10⁻12 हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। और r की जगह पर r हम लोग रख देंगे, देन उसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, C हम लोग का 711 म्यू फैरेड आ जाएगा। ये हम लोग का होता है आपका कैपेसिटी या कैपेसिटेंस होता है कोई भी आपका, जैसे ये हम लोग का अर्थ का निकल गया। इसी तरह से आपको जो भी देगा आप निकाल लीजिएगा। समझ गए? स्फेरिकल इतना दूर आपको समझ में आया, पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो एकदम जल्दी से अभी बताइए और बाद में बताइएगा, ठीक है? बाद में बता दीजिएगा, ठीक है? अगर नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, अब इसको हम लोग इरेज करेंगे। आइए, तो अब हम लोग कैपेसिटेंस के एक अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले, जिसका नाम है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो अपने छोटे से एरिया में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो देखिए, इसका भी काम है चार्ज को स्टोर करके रखने का, और बैटरी का भी काम होता है चार्ज को स्टोर करके रखने का। पर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये बात याद रखिएगा। क्या जहाँ पर इसका हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर बैटरी का यूज़ नहीं कर सकते? तो देखिए, ये बात याद रखिएगा, इसका क्या प्रिंसिपल है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, ये क्या फ़ायदा देता है हम लोग को, इस बात को हमको समझनी होगा। इससे हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं छोटा सा एरिया में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को ये रखता है। पहला पॉइंट तो ये, अब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को रखता है तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगा इस लार्ज अमाउंट चार्ज का तो ये वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रहा बात को? तो ये प्रोवाइड करेगा। अब कहाँ प्रोवाइड करता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं ये आपका क्या एक इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, कैपेसिटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट द डिवाइस विच कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल एरिया दैट इज कॉल्ड
कैपेसिटर, ये बात हम लोग जानते हैं कैपेसिटर। अब इसका अगर यूजेस देखेंगे तो यूजेस के हिसाब से हम लोग समझेंगे तो इसको हम लोग देखा जाए आमतौर पर हम लोग रोज़ की ज़िंदगी में इसको देखते हैं अपने घर के पंखे के ऊपर। देखो कोई छोटा सा एक बैटरी जैसा कंडेंसर लगता रहता है, मतलब अगर आपका पंखा का स्पीड कम हो गया तो उसको लगा देने से हम लोग जानते हैं कि स्पीड बढ़ जाता है, ये हमको पता है। अगर हम लोग नॉर्मल जानते हैं तो बोलते हैं कि स्पीड बढ़ जाता है, अगर 2 लगा देंगे तो और स्पीड बढ़ जाएगा। पर देखिए एक बात याद रखिएगा, जो ये काम करता है इसका मेन काम क्या होता है, पंखे में आपका लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना, लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करता है। मतलब आपका देखिए करंट, पंखे नॉर्मल अभी क्या होता है, पंखा जो है जब हम लोग स्विच ऑफ रखते हैं तो वो रुका हुआ रहता है, पर उसको जब ऑन करते हैं तो वो जब घूमता है तो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ, जब स्टार्टिंग पॉइंट पर उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारा करंट का ज़रूरत पड़ता है। तो ये बहुत सारा करंट कौन प्रोवाइड करता है? आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है, तो इलेक्ट्रिक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट नहीं प्रोवाइड करता है, ये आपका कांस्टेंट रेट ऑफ करंट प्रोवाइड करता है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो क्या करता है, किसी बॉडी को घूमने पे मजबूर कर देता है, ये आपका कौन होता है, यही आपका कैपेसिटर होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। समझ रहे मेरी बात को? तो यही हम आपको बताने में। उसके अलावा इसका यूज़ कहाँ का हो जाता है, आपका कोई भी आपका, जैसे आपका लाइट, टॉर्च का लाइट, मतलब आपका फ्लैश लाइट होता है, जैसे कैमरा, डीएसएलआर कैमरा हो गया या कोई भी कैमरा, जैसे उसको खींचते हैं हम लोग तो आवाज़ आता है, खींच करके एक थोड़ा सा आवाज़ आता है ना, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर भी कैपेसिटर का यूज़ होता है, वहाँ पर भी हम लोग को लार्ज एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। तो ये लार्ज एनर्जी आपको कोई बैटरी नहीं देता है, जबकि उसमें बैटरी लगा होता है, तो वो बैटरी नहीं देता है। वो बैटरी का काम जो है आपका सिर्फ कांस्टेंट रेट से करंट को प्रोवाइड करना, यह कि ये प्रोवाइड नहीं करना कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जहाँ पे ज़रूरत पड़े उस हिसाब से प्रोवाइड नहीं कर पाता है। यही डिफरेंट होता है कैपेसिटर में और एक बैटरी में। बात समझ रहे मेरी? तो यही हमको समझ के रखने होगा। इसीलिए इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, आपका कोई भी फ़ैन का इनिशियल पॉइंट से जैसे ही रोटेट करवाना है फ़ैन को शुरुआत में, तो हम लोग का कैपेसिटर का जो कंडेंसर लगा रहता है, उसी कंडेंसर को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में आपका क्या बोल सकते हैं, आपका कैपेसिटर बोलते हैं। समझ गए? अब हम लोग का इसके अलावा हम लोग का लैपटॉप में, टीवी में बहुत जगह पर लगा रहता है। अब जहाँ पर जिस हिसाब से ज़रूरत होता है उस हिसाब से हम लोग लगाते हैं। ठीक है, मोबाइल में तो छोटा सा लगेगा, कैमरा में तो छोटा सा लगेगा, पंखा में तो थोड़ा सा बड़ा लगेगा, कहीं और देना तो वहाँ के हिसाब से लगेगा। समझ में आ गया कैपेसिटर क्या होता है? अब ये किस तरह से बनता है ये बात याद रखिएगा, ये हम लोग समझ जाइएगा। आपका ये आपका एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। बस ये याद रखिएगा, ये इक्वल एंड अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से, यानी अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जितना है यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका इंसुलेटर से कनेक्ट कर देते हैं, इनके बीच में कुछ मीडियम होगा, एयर या कुछ भी होगा, तो ये क्या बन जाता है, आपका कैपेसिटर बन जाता है। फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। समझ गए मेरी बात को? तो ये आपका कैपेसिटर का कुछ प्रॉपर्टी है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक और काम होता है, इसका प्रिंसिपल को अगर हम लोग समझेंगे, अगर हम लोग किसी भी मतलब किसी भी बॉडी में या आपका किसी भी कैपेसिटर का अगर प्रिंसिपल समझेंगे, बाय रिड्यूसिंग पोटेंशियल, अगर हम लोग पोटेंशियल को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे किसी भी बॉडी का, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर चार्ज स्टोर कर सकते हैं। पहला बात ये याद रखिएगा, लीकेज किसको बोलते हैं? जैसे कि आपका एक चार्ज है अच्छा कैपेसिटर और थोड़ा सा कमज़ोर कैपेसिटर किसको बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज है, 3 तरह का बैटरी, जैसा कि हम आपको बताए थे, इस तरह का बैटरी है। एक हम लोग का बैटरी इस तरीके का, इस तरह का शेप का, और एक हम लोग का इस तरह का है और एक इस तरह का है। तो अगर आपसे बोलेंगे किसमें आपका ज़्यादा, कौन हम लोग का ज़्यादा अच्छा कैपेसिटर बन सकता है, तो हम लोग कैसे बताएंगे, जिसमें आपका, जहाँ पे सबसे पहले ये समझेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखेंगे बराबर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड तो अच्छा कैपेसिटर है। पर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो ये कोना है, ये कोना, तो यहाँ पर ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा। ज़्यादा चार्ज स्टोर होने की वजह से ये आपका सराउंडिंग से क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। अब जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसका प्रोटॉन उससे मिलकर खुद को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब एक प्रोटॉन कम हो गया, अब ये क्या करेगा, ये प्रोसेस चलते रहेगा। अगर इसको हम लोग फिर प्रोटॉन देंगे तो फिर ज़्यादा चार्ज जमा होने की वजह से ये प्रोसेस करते रहेगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लीकेज हो जाएगा। जो आपका इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते रहेगा, ये लेते रहेगा, ये काम करते रहेगा। पर इसके हिसाब से अगर ये देखेंगे तो ये क्या करेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसके हर पॉइंट से। उसी तरह से इसमें देखेंगे तो इसमें भी होता है। तो देखिए जगह के हिसाब से हम लोग सबको यूज़ करते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसका बनावट भी ऐसा ही होता है। तो अपने हिसाब से अगर लेंथ ज़्यादा तो आपका कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगा, ये हम लोग समझते हैं। तो ये हमको समझ में आ गया क्या होता है, अगर हम लोग पोटेंशियल को कम करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज को ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं।
समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे एक एक्सप्रेशन समझेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट स्टेट कैपेसिटर। यानी आपके पास हमको क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो आपका कैसे हम लोग निकालेंगे, मतलब उसमें कैपेसिटेंस कितना होगा इस बात को पता करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो आपका प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रखते हो और दोनों में आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोवाइड होता है। एक हम लोग ए और एक बी नाम दे दिए, इनके बीच में कुछ सेपरेशन होता है। सेपरेशन का मतलब आपका डिस्टेंस होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको डी हम लोग बोलते हैं, सेपरेशन बोलते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। और इसके बीच में जो हम लोग का, याद रखिएगा जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है हम लोग का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये प्लेट के सरफेस पे रहता है। जैसे देख सकते हैं सरफेस पे लगा हुआ है, सरफेस पे लगा है, और इसके जो हम लोग का यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी है ये तो इसमें रहेगा, पर इसमें जो आपका एनर्जी होता है, एनर्जी अच्छा खासा अमाउंट में जो एनर्जी होता है ये आपका पूरा वॉल्यूम में भरा होता है। यही एनर्जी क्या करता है, किसी भी बॉडी को मूव कराने में या टॉर्क प्रोवाइड करने में क्या करता है, मदद करता है। तो समझ गए, पूरा एनर्जी पूरा वॉल्यूम में भरा रहेगा और चार्ज जो रहेगा सरफेस पे रहेगा, जैसा कि, और इसको हम लोग क्या किए, इंसुलेटर से कनेक्ट कर दिए। अब इसका डेरिवेशन निकालेंगे हम लोग, तो किस तरह निकलेगा, सबसे पहले हम लोग का कुछ पॉइंट लिखा है, लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट टू अपोजिट चार्ज। यानी एक पैरेलल कैपेसिटर है हम लोग का, क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है हम लोग का। इसमें हम लोग का क्या किया, प्लेट ए में हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग का प्लेट बी में नेगेटिव चार्ज है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस है। एंड इसमें क्या भरा है, एयर भरा है, दोनों के बीच में एयर होगा, कोई मीडियम होगा जो आपका यहाँ पे भरा होगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एंड द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और चार्ज जो रहेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरा। समझ गए। अगर हमको पता करना है चार्ज डेंसिटी तो हम लोग निकाल सकते हैं। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू आपका क्यू बाई ए होता है। तो वही हम लोगों ने क्या किया, चार्ज डेंसिटी जानते हैं हम लोग क्यू बाई ए। तो हमको अगर चार्ज पता करना है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हुआ है, तो क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए, यानी इसका पूरे एरिया के हिसाब से हम लोगों ने पता कर लिया। समझ गए मेरी बात को। अब देखिए यहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक ई डॉट डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग का डिस्टेंस जो भी है, ठीक है, पर इसमें जो आपका ई हम लोग का है, ई जो आपका प्रोवाइड किया गया है, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो बस हम लोग क्या है कि इसके हिसाब से यहाँ पे पुट कर दिए, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया हम लोग का, और हम लोग का डी आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने V निकाल लिया, तो बस कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, Q निकल गया हम लोग का, V निकल गया। C इक्वल्स टू क्या होता है आपका, QV होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे आपका Q की जगह पर सिग्मा A पुट कर दिया और V की जगह पर हम लोगों ने इसको पुट कर दिया। देन सिग्मा सिग्मा कट गया, सिर्फ क्या बचा हम लोग का, ऊपर चल जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और नीचे में D हो जाएगा। तो ये जो डेरिवेशन आया हम लोग का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन आ गया, जो हम लोगों ने लिखा है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट हो गया। अगर इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पता करना है कितना होता है, बस K ऐड हो जाता है यहाँ पे, A एप्सिलॉन नॉट K बाई D होता है। समझ में आ गया। इसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटी के हिसाब से यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस में। समझ में आ गया। अगर इसको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले। तो अब हम लोग क्या करने वाले, कैपेसिटेंस से रिलेट एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को समझने वाले। तो सबसे पहले हम लोग का क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी हमें क्या करना है, स्फेरिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन निकालना है। समझ गए। अब ये बात याद रखिएगा कि कैपेसिटर होता क्या है, ये हमको पता है। कैपेसिटर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो छोटे से एरिया में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करके रखता है। ये बात हम लोग जानते हैं, उसको कैपेसिटर बोलते हैं। पर कैपेसिटर बनता कैसे, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा एक सरफेस में और एक सरफेस में नेगेटिव चार्ज रहेगा। समझ रहे, दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट रहेगा और इनके बीच में कुछ सेपरेशन या एयर हो जाएगा और कुछ डिस्टेंस होगा। जब किसी भी दोनों में से किसी को भी, दोनों में से कोई भी प्लेट को हम लोग इंसुलेटर से कनेक्ट करते तो हम लोग का कैपेसिटर बन जाता है। इतना बात हम लोग जानते हैं। तो हमें यहाँ पे जो बोला आपको स्फेरिकल कैपेसिटर बनाने, तो स्फेरिकल कैपेसिटर बनाने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, एक होलो स्फेयर बनाने पड़ेगा, छोटा सा और एक बड़ा सा, क्योंकि दो आपके, एक में पॉजिटिव चार्ज रहेगा एक में नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं आपका, जैसे मान लीजिए आपका छोटा सा होलो स्फेयर है ये हम लोग का, इसमें आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा हम लोग का, पूरा आपका नेगेटिव चार्ज इसमें भरा हुआ है, ये हम लोग जानते हैं, इस बात से वाकिफ़ हम लोग। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक और आपका होलो स्फीयर बनेगा जिसमें आपका कौन सा चार्ज रहेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये भी हम लोग जानते हैं आपका, इसमें हम लोग का क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें आपका
पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा पर ये भी रहेगा आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेगा, यानी जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बस आपको हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे, सारा काम इसी का। चलिए मान लीजिए आपका कंसिडर कर लिए, जितना इसमें नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे मान लिए। अब देखिए क्या होता है, हमको पता करना है यहाँ से इसका सेंटर से इसका कुछ डिस्टेंस होगा और इसका भी कुछ डिस्टेंस होगा। अभी तो हमने ये बना दिया, इसको हम लोग इसके कोई भी पॉइंट को इंसुलेटर से हम लोग जस्ट ऐसे कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद में अब देखिएगा यहाँ से इसका सेंटर से इसका कुछ डिस्टेंस हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, ए बी सी डी कुछ भी, यहाँ नहीं ये रेडियस यहाँ से हम लोगों ने इसको रेडियस ले लिया, ए हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में कि कहीं पर भी कोई भी पॉइंट पर हम लोगों ने बी मान लिया। इतना काम हम लोग कर लिए। इतना करने के बाद में हमको निकालना क्या है, आपको पता होना चाहिए। निकालना क्या है हमको निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब C इक्वल्स टू Q बाई V, ये हमको निकालना है। तो Q जो है हम लोग को यहाँ पे जो चार्ज है ये हमको दिया है, C हमको निकालना है। सिर्फ कहीं से भी अगर V पता कर लेंगे तो हम लोग का काम मुकम्मल हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो हम लोग को क्या पता करना है, V करना है, तो V निकालना है। तो हम लोग ये बात जानते हैं, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो कहाँ बनाएगा, आपका अंदर की तरफ बनाएगा। आपका अंदर की तरफ यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं से आपका बनाएगा। मान लिए कहीं ना कहीं से बन रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से बन रहा, अंदर की तरफ आ रहा। अब जो नेगेटिव चार्ज वो आपका अंदर की तरफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा उसका। ये बात हम लोग जानते हैं। हमको करना है क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है हम लोग का, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करें, इसके कोई भी पॉइंट पर, पॉइंट P यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं पे भी पॉइंट P यहाँ पे, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं। स्फेरिकल बॉडी है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस या इमेजिनरी सरफेस को इस तरह ड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें फ़्लो हो रहा है, वो आपका बताइए, आपको नीचे की तरफ इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, और जो एरिया वेक्टर है ऊपर की तरफ जा रहा। ठीक है, यानी आपका यहाँ देखेंगे तो हम लोग का नीचे की तरफ हम लोग का क्या हो रहा है आपका, और ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ये पॉइंट P, ऊपर की तरफ हम लोग का एरिया वेक्टर जा रहा, और नीचे की तरफ में हम लोग का क्या हो रहा है, आपका जो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा। इतना बात हम लोग जान गए। अब देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, तो इनके बीच में कुछ एंगल होगा। एंगल कितना हो जाएगा हम लोग का, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। अब हम लोग जानते हैं हमको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने का फार्मूला भी कुछ होता है। कौन सा फार्मूला होता है हम लोग का, V इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिया है E डॉट dr, ये दिया है ना, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको, आपका सब कुछ यहाँ पे दिया है। अब हम लोग इतना कुछ समझ गए। अब यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांसफ़र होंगे, जैसा कि यहाँ पर पूरा अच्छा से डायग्राम बनाया गया है, आइए इस डायग्राम से भी हम लोग समझ लेते हैं, तो समझ में आएगी आपको। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई भी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इसके बीच में कुछ मीडियम होगा, तो आपका क्या बन गया, ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया। इसको हम लोगों ने इस पॉइंट P पर क्या पता कर लिया हम लोग का, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा और यहाँ से आपका ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर जा रहा। पॉइंट P पर हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट P पर एक छोटा सा लाइन ड्रॉ किया, मतलब आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका हो गया, ड्रॉ हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, एंगल पता कर लिया हम लोग का, कितना एंगल हो गया, यहाँ पे आपका 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री हम लोग का हो गया। तो हम लोग जानते हैं छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, आपका V पता कर लेंगे। तो हम लोग क्या होता है, V इक्वल्स टू माइनस A से B के लिमिट में, यानी A से B के लिमिट में हमको क्या निकालना है, V निकालना है। फॉर्मूला E डॉट डी, रिलेशन जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr होता है रिलेशन। तो हम लोग का V कितना हो जाएगा, आपका V इक्वल्स टू माइनस A से B का लिमिट, और हम लोग का E डॉट dr होता है। जैसा कि सब कुछ को जो हम लोग समझे यहाँ पर लिखा है, लेट अस कंसिडर द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फीयर, यानी दो आपका कंसेंट्रिक स्फीयर है यहाँ पे। एक में हम लोग का क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है, समझ रहे, ये आपका कुछ भी आपका मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और दूसरा में हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है। दोनों का हम लोग का इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, समझ में आ गया। तो हम लोग कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो फार्मूला C इक्वल्स टू Q बाई V होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले हमको क्या निकालना है, चार्ज मेरा क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमको पता है। हम लोग V पता कर लेंगे। तो V पता करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, माइनस A से B का लिमिट लगा के E डॉट dr निकाला।
अब देखिए डॉट प्रोडक्ट हटता है, जो डॉट प्रोडक्ट अगर हटता है तो कॉस थीटा आता है, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो डॉट हटा तो हम लोग का कॉस थीटा आ गया। लिमिट हम लोग का वही है, ए से बी का लिमिट। अब कॉस थीटा हम लोग का कितना दिया, 180 डिग्री दिया है। क्यों दिया हम लोग का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एरिया वेक्टर इज अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज वाई हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, आपका 180 डिग्री पुट कर दिया, इतना काम हम लोगों ने कर दिया। अब कॉस 180 डिग्री का मतलब क्या होता है आपका, ये बात हम लोग जानते हैं, कॉस 180 डिग्री का मतलब होता है -1 होता है, -1 होता है। तो कॉस 180 डिग्री का मतलब अगर -1 हो तो -1 यहाँ पे पुट होना चाहिए। तो -1 हम लोगों ने रखा और यहाँ फार्मूला का माइनस, तो ये माइनस और फार्मूला का माइनस आपका प्लस हो गया, इसीलिए हम लोगों ने -1 को उड़ा दिया। समझ रहे मेरी बात को। और ए से बी ई डॉट डी आई मतलब ई डी आर हो गया हम लोग का, इतना हम लोग निकाले। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपका क्या होता है, K/r² होता है, या और बोल सकते हैं हम लोग क्या होता है आपका E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। एक ही बात है, इतना हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया, K का वैल्यू लिख दिया। तो वही काम करेंगे हम लोगों ने, क्या किया, ये E की जगह पर इसका फार्मूला KQ/r² बैठा दिया और यहाँ पे dr लिख दिया। अब हमको करना क्या है, इस dr के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसको हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। यहाँ पर k और q दोनों कांस्टेंट तो साइड में निकाल दिया हम लोगों ने, और हम लोग का इंटीग्रेशन a से b 1/r² किसके रिस्पेक्ट में, dr के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। तो आपका 1/r² का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा, तो 1/r², 1/r² को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यानी पावर ऊपर चल गया तो -2 पे लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे dr के रिस्पेक्ट में, तो कैसे होता है इंटीग्रेशन, क्या बोलता है हमको, जोड़िए जितना मन हो, जब तक मन हो, ऊपर भी जोड़िए नीचे भी जोड़िए, यही होता है हम लोग जानते हैं। तो वही काम करेंगे, जो भी पावर होगा उससे मतलब नहीं हम लोग को। तो -2 + 1, नीचे में -2 + 1 जानते हैं इतना। तो यहाँ से करेगा तो हम लोग का r-1 होगा और नीचे में हम लोग का -1 आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, r को अगर नीचे भेजेंगे, जैसे कि आपका नीचे से ऊपर गया तो -2 गया, तो ऊपर से नीचे आएगा तो आपका फिर से आपका r हो जाएगा, ठीक है, r पे पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट में जो माइनस था इसका माइनस देखिए, तो इसीलिए हम लोग का इंटीग्रेशन किया तो 1/r आया। देखिए हम लोगों ने 1/r किया और इसका लिमिट a से b है। तो a से b अब लिमिट पुट करेंगे, तो पहले हम लोगों ने b को पुट किया 1/b और यहाँ पे 1/a, समझ रहे मेरी बात। और ये माइनस हम लोगों ने साइड में निकाल के रख दिया, इतना बात हम लोग जान गए। अब देखिए हम लोग एक और काम कर सकते हैं, अगर ये माइनस को हम लोग को हटाना है, ये माइनस को हम लोग हटाना है, तो ये माइनस को अगर अंदर भेज देंगे तो ये माइनस इसके पास चल जाएगा, -1/b हो जाएगा। तो देखिए -1/b और ये माइनस को प्लस कर देगा तो 1/a। तो वही हम लोगों ने किया, समझ गए। अंदर इसको हम लोग भेज दिए तो आपका 1a - 1b। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, a b हम लोग एलसीएम लिए, समझ रहे हैं, ए बी एलसीएम लिए तो ए से ए कट गया तो हम लोग का बी बच गया, बी लिख दिए, बी से बी कट गया तो हम लोग का ए बचा, ए लिख दिए। दैन उसके बाद में हम लोग क्या किया, यहाँ पे हम लोग का जो निकला आपका पोटेंशियल निकल गया, कितना आया आपका KQ/B-A/AB आ गया हम लोग का, ये हम लोग का पोटेंशियल आ गया। इतना बात हम लोग जानते हैं आपका। अब हम लोग जानते हैं वी नो कि आपका जो फॉर्मूला होता है C = Q/V होता है। C = Q/V का मतलब क्या होगा आपका, Q तो हम लोग का Q है, V हम लोगों ने निकाल के रखा, KQ/B-A/B होता है। तो बस पुट कर दिया हम लोग। अब बोलेगा सर E कहाँ से आ गया, तो E कहाँ से आ गया, तो इसका मतलब ये आपका K जो है, K का वैल्यू हम लोग 1/4 पे एप्सिलॉन, बोलोगे 1 कहाँ गया, नहीं लिखे, नहीं लिखेंगे, इनविजिबल है, नहीं भी लिख रहे तब भी नज़र आ रहा है, यहीं पे देखो छुपा हुआ नज़र नहीं आ रहा। 1 का मतलब कुछ भी होगा 1 होगा, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट QB-A/AB। तो यहाँ से Q से Q को हम लोगों ने कट कर दिया, समझ रहे, यहाँ से Q को अगर Q से कट कर देंगे हम लोग का, तो बचेगा क्या हम लोग का 4πε0 AB। तो 4πε0 AB को उठा के ऊपर फेंक दिए, तो देखो 4πε0 AB हो गया और यहाँ पे B - A आ गया। ये हम लोग का निकल गया आपका स्फेरिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, फॉर्मूला ऑफ हम लोग का क्या आ जाएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर, समझ रहे हैं। अगर आपको बोल देगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K के टर्म में लिखना, तो बस कुछ नहीं करना, 4πε0 KB हो जाएगा और B - A हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। तो समझ में आ गया। अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, तो इरेज करेंगे हम लोग।
तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कैपेसिटर के एक अहम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम ये समझने वाले हैं, अगर चार्ज रहेगा और वोल्टेज रहेगा किसी सर्किट में, अगर चार्ज आपका सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, तब उसमें क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या इक्विवेलेंट बनेगा कैपेसिटेंस का। और किसी सर्किट में आपका वोल्टेज हम लोग का सेम है, चार्ज डिफरेंट है, तो हम लोग का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। इसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं पूरे डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और दूसरा हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आइए पहले हम लोग समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किसको बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका लिखा है इन दिस कॉम्बिनेशन चार्ज इन ईच कैपेसिटर इज सेम, और वी जो रहेगा यानी वोल्टेज हम लोग का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। मतलब इसका क्या बताने मांग रहा है, अगर आपका जो कैपेसिटर है, सबसे पहले ये बात समझ जाइए कैसे हम लोग कैपेसिटर को डिनोट करते हैं। द कैपेसिटर इज डिनोटेड बाई दिस सिंबल। कौन सा सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं कैपेसिटर को, ये सिंबल से, दो डंडी से, मतलब दो होता है ना, वो 2 1, इस तरह से, इससे हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को डिनोट करते हैं। अब देखिए, कोई भी आपका सर्किट है, बहुत सारा सर्किट है, मतलब उसमें अगर चार्ज हम लोग का सेम रहेगा और हम का जो क्या रहेगा, वोल्टेज जो रहेगा यानी वी रहेगा जो डिफरेंट रहेगा, तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिया है, क्या है आपका, देखिए, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, सब में आपका चार्ज जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, चार्ज हम लोग का इक्वल डिस्ट्रीब्यूट रहा, पर जो वी नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ गए। अब यहाँ पे कितना आपका कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर है, समझ रहे, तीन कैपेसिटर है, तो इसका वोल्टेज भी आपका कितना होगा, तीन तरह का हो जाएगा, तीन इसमें वोल्टेज हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, आपका जब इसका हम लोग मतलब इक्वेशन को समझेंगे तो कैसे निकलेगा आपका v इक्वल्स टू, यानी इसका v जो हम लोग इक्विवेलेंट पहले पता किया, यानी v जो होगा आपका v इक्वल्स टू v1 के बराबर, v2 के बराबर, v3 के बराबर, यानी इनको हम लोग समझ गया। अब देखिए, अब ये बात समझिए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाई V होता है या नहीं होता है। अगर हम लोग यहाँ से बोलेंगे आपको V निकालना है, तो V नहीं निकाल लीजिएगा, V को यहाँ रखिएगा और Q को यहाँ और C को यहाँ भेज दीजिएगा, तो आप लोग का क्या हो गया, अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग V निकाले तो Q बाई C हो गया। तो उसी तरह से जो हम लोगों ने V1 V2 V3 निकाला है, यहाँ पर हम लोग हर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, यानी यहाँ पे V है, V1 है, V2 है, उसके हिसाब से इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का V है तो Q C हो गया सिर्फ डायरेक्ट, और यहाँ पर अगर V1 है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, चार्ज हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका याद रखिएगा, जो चार्ज यहाँ पर सेम है तो चार्ज को कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चार्ज हम लोग का देखिए सेम है, आपका सब में सेम है, Q1 यहाँ पे कैपेसिटर किसके लिए, C1 के लिए, फिर दो आपका दूसरा कैपेसिटर जो आपका C2, इसके लिए आपका क्या है, चार्ज C2 है, जो आपका चार्ज सेम है और कैपेसिटर इसका नाम C2 दे दिया, देन उसके लिए आपका क्या हो गया, थर्ड के लिए आपका चार्ज हम लोग का सेम है, उसका नाम C3 दे दिया। बस इतना ही काम करना है। आप देखिए, सेम चार्ज सब में है, सेम चार्ज है, तो हम लोग का जो इसका फॉर्मूला होगा, ये जो सेम चार्ज है, यहाँ से आपका हट के जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1C1 प्लस 1C2 1C3। समझ में आ गया, ये हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। ये आपका EQ लिखा है छोटा सा, इसको हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं। बस इतना ही आपको समझ में रखा है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो बस इतना समझ के रखिए ये कॉम्बिनेशन कैसा होता है। जैसे मान लीजिए 5 लोग खड़े, एक आदमी यहाँ है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है आपको, ये देखिए, एक शख्स यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से आप लोग खड़े हैं एक दूसरे का हाथ थाम कर, ठीक है। चलिए एक और लोग आ गए, देखिए, ये जो है इसका हाथ पकड़ के, ये जो है इसका हाथ पकड़ के, ये जो है इसका हाथ पकड़ के, ये जो इसका हाथ पकड़ के, इसका हाथ पकड़ के, इसका हाथ पकड़ के, इस तरह से देखिए दोनों जो भी है, जितना भी सबको, ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, राइट हैंड लेफ्ट हैंड उससे मिल रहा, मतलब उसका मेरा लेफ्ट हैंड उसके राइट हैंड से, फिर उसका लेफ्ट हैंड उसके राइट हैंड से, मतलब इस तरह से मिल रहा, नज़र आ रहा। तो जिसको हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया। जब हम लोग इस तरह से किसी सीरीज़ में खड़े होंगे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और इसके लिए जो हम लोग का फार्मूला होगा, बस जो जितना भी आपका कॉम्बिनेशन रहेगा, 10 रहेगा तो 10, 20 रहेगा तो 20, जितना भी रहेगा कोई मतलब नहीं है, इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो ये हम लोग का सीरीज़ कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब अगर देखेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, तो बस बहुत ईजी है। यहाँ पर आपका चार्ज हम लोग का सेम था,
हर कैपेसिटर में, पर यहाँ पर जो हम लोग का चार्ज रहेगा डिफरेंट रहेगा, बस यही लिखा है। और वोल्टेज हम लोग का क्या रहेगा यहाँ पे, सेम रहेगा। इतना ही समझना है, बस काम खत्म है। बस इसके अलावा इसका डेरिवेशन है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, समझ रहे हो ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, यानी जितना भी इसमें कैपेसिटर, अगर हम आपसे बोलेंगे कैपेसिटर मतलब ये सिंबल दिखा रहा है कैपेसिटर को, याद रखिएगा ये जो सिंबल है देखिए, कैपेसिटर 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है इसके लिए। तीनों में देखिएगा चार्ज यहाँ पे Q1 जा रहा है, यहाँ पे Q2 जा रहा है, Q3 जा रहा है, यानी डिफरेंट चार्ज है हम लोग का, ठीक है। अब वोल्टेज हम लोग का सेम है, वोल्टेज सेम है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए हमारा क्या फार्मूला होगा, हम लोग का जो हम लोग का चार्ज जो है डिफरेंट है, तो इसीलिए हम लोगों ने चार्ज को क्या किया आपका Q इक्वल्स टू, यानी Q इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पे हम लोग का V डिफरेंट था, इसीलिए V1 V2 V3 के, समझ में आ रहा ना, बहुत अच्छे, इस तरह से समझते रहिए। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, चार्ज अगर हम लोगों ने यहाँ से अगर V निकाल सकते हैं हम लोग इस फार्मूला से अगर हम लोग V निकाल सकते हैं, तो हम लोग चार्ज नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम लोग चार्ज निकालेंगे तो CV हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो वही काम हम लोगों ने किया है, क्यों की जगह पर हम लोगों ने CV पुट किया, क्यों के लिए सिर्फ, और Q1 के लिए क्या पुट किया हम लोगों ने, C1 और V पुट किया, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। तो सब में आपका जो वोल्टेज है, मान लीजिए वोल्टेज या पोटेंशियल समझिए, V सब में हम लोगों ने सेम कर दिया। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बनेगा, सिंपल कॉम्बिनेशन बनेगा, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, बस इतना ही होगा। यहाँ पे जो होगा डिवाइडेड में हो जाएगा इक्विवेलेंट, यहाँ पे आपका नंबरिंग एकदम सीरीज़ के साथ चल रहा है, समझ रहे, बस इतना ही। अब देखिए इसको समझना है तो कैसे समझेंगे, सीरीज़ को तो हम लोग समझ गए इस तरह से हाथ पकड़ के, पर अब इन लोगों को हाथ नहीं पकड़ाएंगे, इन लोगों को क्या कराएंगे, एक दूसरे के पीछे खड़ा कराएंगे, यानी मेरे पीछे कोई और है, उसके पीछे कोई और है। इस तरह से अगर हम लोग सीरीज़ में, जैसे आपका PT वगैरह स्कूल में होता है तो बोला जाता है इस तरह से खड़ा रहिए, आपके पीछे एक, आपके पीछे एक, तो इस तरह से अगर खड़ा है तो हम लोग का क्या कराएगी, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी एक यहाँ पे खड़ा है, एक इसके पीछे खड़ा है, एक इसके पीछे खड़ा है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम होगा और हम लोग का क्या डिफरेंट रहेगा, चार्ज डिफरेंट रहेगा। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझ में आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो हम लोग का फार्मूला होता है, C EQ का मतलब इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस 3। अब जितना भी रहा है आपको इस तरह ही से प्रोसेस करना है। देखिए अगर इस पर एक दो हम लोग छोटा सा न्यूमेरिकल समझते हैं, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, देखिए यहाँ से आपका एक नंबर में अगर हम लोग बोलते हैं, यहाँ से पॉइंट A है, पॉइंट A से एक कैपेसिटर कनेक्ट है, जिस पे हम लोगों ने कुछ भी आपका कैपेसिटर का हम लोग का वैल्यू दे दिया। यहाँ पे देखिए 2 म्यू एफ दिया है, यहाँ पे अगर हम लोग गए तो यहाँ पे आपका कुछ और वैल्यू दिया 2 म्यू एफ, यहाँ पे अगर गए तो हम लोग का क्या दे दिया 5 म्यू एफ। अब बोल रहा है आपको, अगर आपको बोल रहा है आप फाइंड करिए C इक्विवेलेंट, क्या बोल रहा है फाइंड करने, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट को फाइंड करने बोल रहा है, तो बस आराम से कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। फार्मूला देखिए कैसे खड़ा है, ये इसका हाथ पकड़ के, ये इसका हाथ पकड़ के एकदम सीरीज़ में खड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करेंगे हम लोग 1/C इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2 1/5। समझ आए मेरी बात को। अब देखिए ये हो गया। अब हमको क्या नज़र आ रहा है, साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसका एलसीएम होगा। एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 होगा, 10 एलसीएम होगा, ठीक है। अब इससे इसको कट करेंगे तो कितनी बार में कट होगा आपका, कितना बार में जाएगा 5 टाइम्स में जाएगा, और 5 जो रहेगा ऊपर इंटू होगा तो 5 होता है। ये सब तो आपको आता ही है, ये बात हम जानते हैं। आप ये कितना बार में जाएगा आपका 2 बार में जाएगा। समझिए मेरी बात को, बहुत अच्छा, इसी तरह से समझते रहिए। तो 5 5 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया, तो 12/10 हो गया, 12/10 हो गया। या हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, या हम लोग क्या कर सकते हैं आपका, इसको हम लोग अब कैसे लिखेंगे, C 1/C इक्विवेलेंट है तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से। C इक्विवेलेंट अगर करके लिखेंगे तो यानी इसको ऊपर भेज दिए तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग ऊपर भेज देंगे, बस हो गया। करना क्या हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने 10 को ऊपर भेजा, नीचे में आपका 12 म्यू फेरेड। अगर आपको डेसिमल हटा के 1/1.2 देना है तो दे सकते हैं। ये हम लोगों ने सीरीज़ कॉम्बिनेशन निकाल लिया, समझ गए। यही हम लोग का सीरीज़ कॉम्बिनेशन का निकालने का तरीका। अब आइए अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब आप समझ लीजिए, एक यहाँ पे खड़ा है, थोड़ा सा और बड़ा करके बनाते हैं। एक यहाँ पे आपका कितना खड़ा है, आपका 5 म्यू फेरेड लेके खड़ा है,
5 म्यू फैरेड आपको बताए थे, म्यू फैरेड, पिको फैरेड, नैनो फैरेड बताए थे ना। तो 5 म्यू फैरेड लेके खड़ा है। यहाँ पर अगर कोई खड़ा है तो आपका कितना खड़ा, आपका 7 म्यू फैरेड लेके खड़ा है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका कितना ये लेके खड़ा है, यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे भी 5 म्यू फैरेड लेके खड़ा है। कंसिडर कर लिया हम लोगों ने, यानी इतने इतने यहाँ पे आपका वैल्यू दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक वोल्टेज से नॉर्मल कनेक्ट कर दिया, हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, यानी V है। अगर इन केस हम लोग का V कुछ दे दिया, मान लीजिए 12 वोल्ट ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, देने दो, हम लोग को क्या दिक्कत है, वो जो बोलेगा हम वो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से प्लस इसमें भी जा रहा है, प्लस इसमें भी जा रहा है, प्लस इसमें भी जा रहा है, देखिए जा रहा ना, जा रहा, मतलब सेम वोल्टेज यहाँ पे ट्रांसफर, मतलब समझ लीजिए आपका प्लस। अगर हम लोग इसका निकालने पड़ेगा तो किस तरह से निकालेंगे, सिंपल, यहाँ पे हमको देख रहे कैसे खड़ा है, सीरीज़ में खड़ा है, 1 2 3 इस तरह से सीरीज़ में लाइन लगा के। तो बस कुछ नहीं करना है, जितना वैल्यू दिया है उसको जोड़ देंगे। आँख खोल कर नज़र आ रहा कि हम लोग का किस में खड़ा है, एकदम पैरेलल में खड़ा है, एक दूसरे के पैरेलल एकदम बराबर में खड़ा है। तो 5 और 7 कितना होगा हम लोग का, 12 होगा, और 12 और 5 कितना होगा हम लोग का, बताइए, थोड़ा बताइए। 12 और 5 हम लोग का कितना हो गया, 17 हो गया, 17 हो रहा है ना। तो हम लोग का कितना हो गया, आपका 17 हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, आपका 17 म्यू फैरेड इक्विवेलेंट हम लोग का कितना हो गया, देखिए इस तरह से निकाल रहे ताकि आपको याद रहे। C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना हो जाएगा हम लोग का, 5 म्यू फैरेड, 5 म्यू फैरेड प्लस 7 म्यू फैरेड प्लस 5। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, आपका सीधी आपका 7 म्यू फैरेड इक्विवेलेंट आ गया। समझ गए, हो गया। अब बोलेंगे सर इसको कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग को वोल्टेज दिया है और बोल दिया हम लोग का C दिया, अगर हम लोग को क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, और हम लोग को क्या दिया है, C दिया, देखिए वोल्टेज दिया और C दिया, समझ रहे ना। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, तो क्यों हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। अगर इंटू करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो ये तो हम लोग का क्या है, कैपेसिटेंस दिया, और ये हम लोग का V दिया। अगर V और C दिया तो हम लोग आराम से C क्यों निकाल सकते हैं। क्यों हम लोग को निकालना है तो CV होता है। C हम लोग का कितना आया, 17 म्यू फैरेड आया है, और V हम लोग का कितना दिया, 12 दिया। बस इसको इंटू कर देंगे तो हो जाएगा, आप लोग का कितना जाएगा, 12 7 यहाँ पे 84, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 12 1 12 और 200 कुछ करीब हो जाएगा, देख लीजिएगा कैलकुलेट करके। तो हम लोग का इतना कूलम चार्ज आ गया। अब जो इतना कूलम चार्ज है सीट में डिवाइड हो जाएगा, इसमें कितना डिवाइड होगा, इसमें कितना डिवाइड होगा, इसमें कितना डिवाइड होगा, हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देगा, हम लोग आराम से इसी वे में। उसके बाद में आपका हो सकता है इनके बीच में कुछ वायर प्रॉब्लम दे दे, या हम लोग का क्या कर देगा, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पर दे दे। तो सब में हम लोग कर सकते हैं, रूल वैसे ही है, ठीक है। आगे हम लोग और कुछ न्यू सम्स करेंगे, समझते हैं। खैर इसको नोट डाउन करना है, कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम लोग सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन से और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ सर्किट दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले इस सर्किट को देखेंगे। हम लोग जानते हैं आपका क्या होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक आदमी जो होता है दूसरे आदमी का हाथ पकड़ के इस तरह से एकदम खड़ा होता है, हाथ पकड़ के एकदम, पता ही हमको। तो यहाँ पर आपका पता है, अगर यही काम इसको हम लोग घुमा कर दी, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर एक खड़ा है, यहाँ पर एक खड़ा है, देखो हाथ पकड़ कर ही खड़ा है, ये इसका हाथ पकड़ के, ये इसका हाथ पकड़ के, ये आपका खड़ा है। तो इसी तरह से आपका कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया। समझ रहे बात मेरी। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर इसको हम लोग पता करना है तो 1 C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, बस हो गया। तो आपका कितना है, सबको हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट में लिखेंगे, 12 लिखेंगे, यहाँ पे आपका 1/5 लिखेंगे, एंड देन आपका 1/20 हो गया। अगर एलसीएम लेंगे तो हम लोग का एलसीएम कितना होगा, 20, 5 और 12 का एलसीएम हम लोग का 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग कट करेंगे, 12 से तो 5 बार में जाएगा, यहाँ से 5 से 60 को कट करेंगे तो हम लोग का 12 बार में, और 20 से हम लोग का 3 बार में जाएगा। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, आपका जोड़ेंगे हम लोग का 12 3 15 5 20 हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा। अगर हम लोग इससे कट करेंगे और हम लोग का क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर हम लोग का आएगा आपका 1/3 आएगा। समझ गए। कट करने के बाद में अगर हमको C इक्विवेलेंट, अभी आपका C इक्विवेलेंट निकालना, तो हम लोग का C इक्विवेलेंट ऊपर चल जाता है, तो ये भी आपको ऊपर चल जाएगा। कितना हो जाएगा हम लोग का 3 म्यू फैरेड। बहुत अच्छे, समझ गया। उसी तरह से ये सर्किट देखिए, दिखने में लग रहा है आपका कौन सा प्रॉब्लम आपका लग रहा थोड़ा हार्ड है, हार्ड नहीं, एकदम आसान है। इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपका क्या 12 वोल्ट दिया है आपका, और कुछ रेजिस्टेंस दिया, मतलब यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस दिया है, यानी 3 म्यू फैरेड दिया है, 6 म्यू फैरेड दिया है। और ये पर यहाँ से देख रहे वायर से जो पॉजिटिव चार्ज निकल रहा, कॉमन हो जा रहा है, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, यहाँ से निकल रहा है, इसमें नेगेटिव, इसमें
नेगेटिव हो रहा। पर सबसे पहले हमको काम करना है, ये साथ में देखिए हाथ दोनों एक पकड़ के नज़र आ रहा है, बीच में कोई कनेक्शन भी नहीं है, मतलब वायर कनेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सीरीज़ में। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा आपका, सीरीज़ में अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा आपका 1/c इक्विवेलेंट करेंगे। c इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो जाएगा 1/3 + 1/6। तो हम लोग का अगर एलसीएम लेंगे 3 और 6 का तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 3 से 6 कटेगा कितने बार में, 2 बार में, और यहाँ से 6 से आपका 1 बार में, तो आपका कितना हो जाएगा 3/6 होगा। अगर कट करेंगे तो हम लोग का c इक्विवेलेंट कितना आएगा, c इक्विवेलेंट डायरेक्ट कर रहे हैं हाँ, अगर कट करेंगे तो हम लोग का 1/2 आएगा, 1/2 आएगा ना। तो 1/2 को हम लोग क्या लिख रहे हैं आपका c इक्विवेलेंट, यानी इसको भी चेंज किया, इसको भी, यानी c इक्विवेलेंट आप लोग का 2 आया। अब देखिए 2 तो हम लोग का आ गया, यानी अभी हमने इस पॉइंट का काम ख़त्म किया। अब जो हम लोग का सर्किट होगा कुछ इस तरह का बन जाएगा, हम लोग जानते हैं, अगर देखेंगे तो इस तरह से हम लोग का कुछ सर्किट बन जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट दिया, यहाँ पे पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 म्यू फैरेड, और यहाँ पे 4 म्यू फैरेड, जहाँ पे आपका 2 म्यू फैरेड, जैसे आपका 4 म्यू फैरेड लिख दिया, 2 म्यू फैरेड लिख। अब देखो ये एक दूसरे के पीछे खड़े होकर नज़र आ रहा, मतलब ये इसका पीछे खड़ा है, ऐसा लग रहा ना, ये बोल सकते हैं ये इसका पीछे खड़ा है। तो आपका क्या हो गया, ये आपका सिंपल सा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो भी होता है उसको जोड़ देते हैं। तो आपका 2 और 4 है, कितना हो जाएगा हम लोग का कॉम्बिनेशन, c इक्विवेलेंट 2 + 6 कितना हो जाएगा हम लोग का, सॉरी 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 म्यू फैरेड, निकल गया हम लोग का 6 म्यू फैरेड हो गया। अब अगर और कुछ करना है तो आपको 12 वोल्ट दिया, यहाँ पे 12 वोल्ट दिया, यानी पीडी दिया हम लोग को, और हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकाल लिया 6 म्यू फैरेड। अगर हमको बोलेगा कि चार्ज पता करिए, तो चार्ज नहीं पता कर पाइएगा, कितना हो जाएगा c = q/v। तो हम लोग का देखिएगा, अगर हम लोग को चार्ज निकालना है तो हम लोग का चार्ज का फॉर्मूला q × cv हो जाएगा। अब c हम लोग का कितना है 6 म्यू फैरेड है, और 12 दिया हम लोग का, तो आपका कितना हो जाएगा 72 वोल्ट हो जाएगा, ये 72 कूलम हो जाएगा। समझ गए, इस तरह से बोल सकता है आपका हर एक पॉइंट पर पता करिए चार्ज, ये भी बोल सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा कंडीशन देता है, उस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसेस यही है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग को दिया है, क्या दिया है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर, यानी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन 2 कैपेसिटर का कितना दिया, एक बार 5 म्यू फैरेड दिया और एक बार 1.2 म्यू फैरेड दिया, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ इस कैपेसिटर, मतलब समझिए क्या बोलने मांग रहा, एक बार हम लोग को पैरेलल में पता करना है, एक बार सीरीज़ में, धनुष, मतलब एक बार बोला है ये जो है पैरेलल के बराबर दे दिया, और ये हम लोग का सीरीज़ के बराबर दे दिया। कैसे दिया इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जानते हैं क्या होता है हम लोग का, बिल्कुल क्या होता है c इक्विवेलेंट, मतलब आप समझ जाइए क्या होगा, पैरेलल का मतलब हो जाएगा 2 कैपेसिटर यानी C1 और C2 बराबर किसके होगा आपका 5 म्यू फैरेड का, समझ रहे इतना बार। ये हम लोग का कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, कोई भी इक्वेशन, मतलब इसको समझ लीजिए एक पॉइंट, अगर यहाँ से हमको C1 और C2 कुछ भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं ना। अगर हम बोलेंगे आपको C1 निकालना है तो आप क्या करिएगा, C2 को उठा के वहाँ फेंक दीजिएगा, या C2 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, C2 को यहाँ रखते हैं और C1 को उठा के वहाँ फेंक देते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये हम लोग इक्वेशन 1 हो जाता है, जान रहे हम लोग, इतना हम लोग काम कर सकते हैं। अब देखिए आपका बोला है उसी को हम लोग का क्या करना है, इसको हम लोग का सीरीज़ में रख देना है। तो सीरीज़ में रखने का मतलब इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होगा हम लोग का 1/C1 + 1/C2 बस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1.2 है, 1.2 यानी 1/1.2 के जगह पे हम लोग 12 लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर 10 रख देंगे तो, समझ रहे मेरी बात। यहाँ पे 1.2 लिखना चाहिए था, पर 12 लिखे, और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ 10 कर दिए, हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका C1 और C2 जो दिया था हम लोग को, कहाँ यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। तो हम लोगों ने C2 का निकाला था, C1 भी निकाल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिंदास एकदम काम करिए, हो गया। C1 रख के, और C2 की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, आपका 5 - C1 क्या हो जाएगा हम लोग का, अगर इसको कट करेंगे 2 5, यहाँ से आपका 5 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, तो 5/6 हो रहा, समझे मेरी बात को। अब यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग काम करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे या नहीं लेंगे, ये बताइए।
लेंगे, इसका कुछ ना कुछ एलसीएम होगा। तो आइए इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम हम लोग का क्या हो जाएगा आपका, इसको यहाँ पे रखें हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे तो इसका C1 और आपका 5 माइनस C1, समझ रहे हैं ना। अब देखिए C1 से C1 कट गया, क्या बचा आपका 5 माइनस C1 बचा, ये वाला पॉइंट। उसके बाद में प्लस का निशान, यहाँ पे 5C1 से 5C1 कट गया, 5 माइनस C1 कट गया, तो बचा क्या आपका सिर्फ और सिर्फ C1। और यहाँ पर आपका क्या है 5 और 6 है। तो यहाँ से देखिए आपका C1 कट गया, तो आपका क्या बचेगा आपका 5C1। अगर इसको इंटू कर देंगे तो इंटू नहीं कर सकते हम लोग इसको, 5C1 माइनस आपका C1 का स्क्वायर कर सकते, इतना हमको पता है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग का 5/6 हो रहा है। यहाँ से 5 को 5 से काट सकते हैं ना। अब देखिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग समझेंगे तो 5C1 माइनस C2 हम लोग यहाँ पे इंटू कर सकते हैं, इसको यहाँ इंटू कर सकते हैं तो 6 हो जाएगा। 6 को 1 से अब देखिए कट गया तो कुछ नहीं बचा, 1 होगा यहाँ पे, 6 1 6 हो गया। देन उसके बाद में ये जो वैल्यू है यहाँ पे इंटू करेंगे तो 1 ही होगा आपका। तो 5C1 माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का C1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर का टर्म हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको यहाँ भेज देंगे जितना वैल्यू है, यानी इक्वल्स टू के इस तरफ। तो सब आपका क्या हो जाएगा आपका, तो C1 आपका माइनस में तो आपका प्लस हो जाएगा पहला पॉइंट। उसके बाद में आपका 5C1 आपका प्लस में तो माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पे आपका +6। अब देखिए इसका फैक्टर हो सकता है, हाँ फैक्टर होगा, तो वो निकाल सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा आपका C1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लोग का क्या होगा C1, और यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 2 जा हो गया हम लोग का। देखो मतलब फैक्टर टूट रहा है, मतलब हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब हम लोग का क्या होगा आपका -3C1 माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 2C1 एंड यहाँ पे 6, जो कि आपका 0 के बराबर होगा। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग C1 कॉमन ले सकते हैं। C1 अगर कॉमन लेंगे तो हम लोग का C1 -3, समझ रहे हैं, एकदम गौर से समझिएगा क्या हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, 2 लेंगे, बचेगा क्या C1, और यहाँ पे माइनस है तो ये अंदर वालों का क्या कर देगा, ये भी माइनस कर देगा, तो क्या बच जाएगा हम लोग का -3। बहुत अच्छे, समझ गए। अब यहाँ पर देखोगे हम लोग का C1 -3 और C1 -2, ये हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ से हम लोग C1 अगर निकालेंगे, C1 हम लोग का एक तरफ में क्या आ गया आपका 3, और यहाँ पे आपका C1 जो आ गया 2 आ गया, समझ गए। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया हम लोग को, कोई दिक्कत। C1 जो हम लोग का आ गया कितना आया और C2 कितना आया, समझ सकते हैं हम लोग का। यानी जो आपका 5 म्यू फैरेड दिया, 3 और 2 5 दे दिया हम लोग का, यानी उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से किसको कितना बिल हम लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और भी प्रॉब्लम देगा तो कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग कर सकते हैं। कुछ भी दे देगा, अगर आपको मान लीजिए इस तरह का और क्वेश्चन भी दे सकता है, बोलेगा आपको ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मान लीजिए इस तरह का आपको कॉम्बिनेशन दे दिया। अगर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन दे दिया, बोलेगा आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इसको बोल देगा 2 म्यू फैरेड दे देगा, 5 म्यू फैरेड दे देगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ पे 3 वोल्ट दे देगा तो आप इसको कैलकुलेट कर पाइएगा। क्या नज़र आ रहा है आपको, सबसे पहले प्लस यहाँ है तो यहाँ भी जाएगा, यहाँ है तो यहाँ भी जाएगा। बस ये आपका सिंपल का क्या नज़र आ रहा है, बता सकते हैं आप लोग, एकदम समझ में आया। इसी तरह से क्वेश्चन बना कर खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या हम लोग का क्या कर सकता है, इसी तरह का और भी क्वेश्चन ऐड कर सकता है। बोल देगा आपको CV दे देगा, Q दे देगा, 1 पॉइंट पर निकालने, 2 पॉइंट पर, जितना भी देगा हम लोग प्रोसेस के हिसाब से कर सकते हैं। अगर बताएंगे, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा। इसका कंप्लीट वीडियो सिर्फ इस न्यूमेरिकल पे बेस पे ला देंगे, जितना भी टाइप्स का होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर सब ऐड करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखिए जितना कंसेप्ट है, अगर और चाहिए तो हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट भी इसमें ऐड हो जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट भी आपका क्या होता है, अगर चाहिए हो तो बोलिएगा, बिल्कुल लेके आ जाएंगे। इस तरह से हम लोग का ऐड हो जाता है। क्या होता है, यहाँ से एक जाएगा हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज, हम लोग जानते हैं कैसा होता है, यहाँ से एक आपका ऐड होगा, यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग जानते हैं ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें क्या होता है, आपका 4 आर्म्स रहता है। 4 आर्म्स में से आपका 2 आर्म्स क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होता है, और 2 बैटरी से कनेक्ट होता है। तो उसका भी जितना भी आपका न्यूमेरिकल है, मतलब कैपेसिटेंस से रिलेट करता हुआ, इसी से बन जाएगा, समझ गए। तो चलिए, अगर नोट डाउन करना तो कर लीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए इससे रिलेटेड तो कमेंट्स में बोलिएगा, तो बहुत सारा न्यूमेरिकल बना के आपको प्रोवाइड किया जाए।
तो अब हम लोग एक छोटा सा और प्यारा सा डेरिवेशन करने वाले हैं, तो जिसमें हमको करना है कि आपका डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस, यानी शेयरिंग ऑफ चार्जेस के दौरान जो आपका लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसका हमको पता करना है कि जब चार्जिंग मतलब शेयर होता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर, तो कुछ आपका पोटेंशियल एनर्जी लॉस होता है, तो कितना लॉस होता है इसका हमको पता करना है। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है आपका, U इक्वल्स टू कैपेसिटेंस में आपका हाफ CV² होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, जो कि आपका वर्क डन के बराबर होता है। ये बात भी जानते हैं हम लोग किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। तो देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको बोला जाएगा आपका 2 कंडक्टर है। अब शेयरिंग ऑफ चार्जेस हो रहा तो अकेला होगा नहीं, 2 कंडक्टर के बीच में होगा, तो आपका 2 कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका 2 कंडक्टर होगा उसका कैपेसिटेंस, एक का आपका C1 होगा और एक आपका C2 हो जाएगा, ठीक है। एंड उसका पोटेंशियल जो होगा आपका V1 और V2 हो जाएगा। 2 कंडक्टर हो जाएगा, कुछ भी आपका कंडक्टर होगा मान लीजिए, उसका क्या हो जाएगा आपका C1 और C2 और उसका पोटेंशियल V1 और V2 हो जाएगा, ये बात हम लोग जानते हैं। और उसका जो फाइनल पोटेंशियल होगा, जो फाइनल पोटेंशियल उसका बिकम्स क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, आपका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का क्या है 2 कंडक्टर है, 2 कंडक्टर के हिसाब से हम लोग का क्या हो जाएगा आपका चार्ज, जैसे हम लोग जानते हैं C इक्वल्स टू Q/V होता है, C इक्वल्स टू Q/V होता है। बहुत इजी डेरिवेशन है, परेशान नहीं होना है। तो हम लोग अगर Q निकालेंगे पहला के लिए तो CV, अगर 2 कंडक्टर है तो C1V1 और दूसरा हो जाएगा आपका ये हम लोग का Q1 के लिए, Q2 के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा C2V2 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 कंडक्टर के लिए C1V1 प्लस C2V2 और इसका फाइनल जो हम लोगों ने निकाला, आपका फाइनल हम लोगों ने क्या निकाल लिया V, आपका पोटेंशियल जो हम लोग का बोल दिया V आपका बिकम्स हमको निकालना है, तो आपका क्या हो गया, आपका V हम लोग का क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, समझ रहे, C1 प्लस C2 हम लोगों ने। तो इन तीनों को हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से C1 प्लस C2, यहाँ पे हम लोग का V C1 प्लस C2 लिख लिए। तो यहाँ से हम लोगों ने पहले V निकाला, V का मतलब आपका पोटेंशियल निकाले, समझ रहे मेरी बात को। तो हम लोगों ने यहाँ से आपका C1V1 प्लस C2V2 इक्वल्स टू V C1 प्लस C2, यहाँ से हम लोगों ने V को इधर ही रखा और ये C1 C2 को इसके पास भेज दिया, इसके नीचे। तो C1V1 C2V2 हम लोग का C1 प्लस C2 हो गया, समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ से हम लोगों ने V निकाल लिया। अगर V निकाल लिया तो हमको निकालना है कि अब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बस निकल जाएगा। कितना आपका 3 के लिए निकालना है, तो तीनों के लिए यही बैठाते जाएंगे, हाफ CV² हो जाएगा। कैसे आपका देखिए यहाँ पे देख सकते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पहला के लिए इसके लिए हम लोगों ने क्या बैठाया, आपका हाफ, अपनी तरफ से सब में हाफ दे दिया। देखिए दिए है तो हाफ सब में दिए, सब में हम लोगों ने हाफ दिया, उसके अलावा सब में स्क्वायर दिया, यानी V में सब में हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर दे दिया, V², इसको हम लोगों ने क्या बना लिया, आपका पोटेंशियल एनर्जी की तरह बना लिया। अब हमको पता करना लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ यहाँ पर हम लोग दिए, यहाँ पर भी दिए, यहाँ पर भी दिए, तीनों में दे दिए, 3 जो आपका है। अब ये जो है आपका ये C1V1 C2V2 इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू को इस तरफ में लाएंगे, जो V आपका ये टर्म है इसको इस तरफ में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही काम कि इसको माइनस हाफ C1 प्लस C2 और V² कर दिए। देखो स्क्वायर इसमें भी, स्क्वायर इसमें भी, स्क्वायर इसमें भी, समझ रहे, बस कुछ नहीं करना। अब हम अगर इसमें देखेंगे तो हम लोगों ने सबसे पहले आपका हाफ 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 कॉमन ले लिया, साइड में कॉमन लिए, तो हम लोग का बच क्या जाएगा C1V1 का होल स्क्वायर प्लस C2V2 का होल स्क्वायर माइनस, बोलिएगा यहाँ पे सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। देखिए गौर करिएगा, C1 प्लस C2 ये तो हम लोग डायरेक्ट उठा के यहाँ पे लिख दिए, ये वो उठाकर हम लोग लिखे, ये जो V² है V² की जगह पर ये टर्म कहाँ से हम लोग लिखे, देखिए यहाँ पर हम लोग निकाले C1V1 C2V2 ये हम लोग निकाले ना, और C1 प्लस C2, तो यही को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा और इसका होल स्क्वायर कर दिया V की जगह पर, देख सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर इसको हम लोग स्क्वायर में रखेंगे तो हम लोग का इस तरह से स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो इसका एक स्क्वायर से ऊपर वाले देखिए C1 और C2 को हम लोगों ने कट कर दिया, तो कट कर दिए होंगे हम लोग, तो कट किए तो हम लोग आप नीचे में क्या बच गया C1 प्लस C2, बस हो गया, कोई स्क्वायर नहीं, एक कम हो गया। अब उसका ऊपर में कुछ नहीं किया तो उसका स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने C1 प्लस C2 का एलसीएम ले लिया, एकदम चलते जा रहा है, एकदम आसान है, समझिए मैथ्स चल रहा हम लोग का, गेम चल रहा। तो C1 प्लस C2 को एलसीएम ले लिए, तो अब हम लोग का क्या बचा, अब हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इससे इंटू करना पड़ेगा, एक बार इससे इंटू करना पड़ेगा। अभी हम इंटू नहीं कर रहे, हम इसको उठाए C1 प्लस C2 और साइड में रख दिए ऊपर में, क्योंकि दोनों से इंटू करना है और दोनों टर्म को भी हम लोग लिख दिए।
देखिए एकदम जो ये टर्म था उठा के यहाँ लिखे और जो ये था इसको उठाकर यहाँ लिख दिया। अब हमने क्या किया, आपका इससे और ये कट गया तो क्या C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर लिख दिए, काम खत्म। अब यहाँ पे हम लोग इनटू करने का प्रोसेस करेंगे। इनटू करने का प्रोसेस में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं C1 + C2, इसको साइड निकाल के रख दिए क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, इसको हम लोग साइड निकाल के रख दिए। अब यहाँ से C1 को इंटू की तो C1 स्क्वायर और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। उसी तरह से C1 को यहाँ पे हम लोग क्या किए, इंटू किए, कहाँ पे, C2 के साथ में, तो C1 C2, देखिए C1 और C2 और V2 का स्क्वायर हो गया। बस यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अब C2 से इंटू किया तो C1 V1 का होल स्क्वायर और C2, देखिए C1 C2 और V1 का होल स्क्वायर एकदम सेम जो था वही काम किया। अब C2 है हम लोग का तो C2 और C2 स्क्वायर हो गया हम लोग का और यहाँ पे V2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम लोग को आँख खोल कर एकदम फार्मूला नज़र आ रहा है, A + B होल स्क्वायर का फार्मूला लिख दिए। A स्क्वायर यानी C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और आपका क्या हो जाएगा हम लोग का +2AB। यही हम लोग का होता है, पता ही आपको, जानते हैं नहीं जानते बताइए, हो रहा है 2AB। अब बोलेंगे सर हो गया ये। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस से इसको खोल रहे हैं, ब्रैकेट को इसका खोल रहे हैं। बाकी जो ये था हम लोग वैसे ही लिख दिए उठा के, इतना दूर तक हम लोग लिख दिए। माइनस से अब इसको खोल ले तो -C1 V1 का होल स्क्वायर यानी आपका +2 C1 V1 C2 V2 का V2 हो गया हम लोग का। यहाँ पे आपका क्या हो गया, माइनस से खोल ले, देखिए माइनस माइनस प्लस यानी माइनस और प्लस माइनस हो गया। बस ब्रैकेट खोले तो देख रहे हैं हम लोग का एक टर्म C1 ये वाला और ये वाला हम लोग का कट जा रहा है, बस काट दिए, देखिए कट कर दिए हम लोग, इन दोनों को कट कर दिए हम लोग का, ये दोनों। तो हम लोग का बचेगा क्या, C1 C2 V2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आपका C1 C2 V1 का होल स्क्वायर और 2 देखिए 2 C1 C2 V2। तो बस वही काम किए, 2 C1 C2 V2 हम लोगों ने लिख दिया। समझ रहे मेरी बात को, किस तरह से हम लोगों ने अपना काम कर लिया। अब कोई दिक्कत आपको बताइए। जो कटा काट दिए, देखिए एक और टर्म भी कट रहा है यहाँ पे, ये वाला भी कट जा रहा है, ये भी, इसको भी हम लोगों ने कट किया, याद रहे। तो बाकी जो बचा था उसको हम लोगों ने लिख दिया। अब हो गया इतना दूर हम लोग का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका ये तो हम लोगों ने जैसे था वैसे लिख दिया। अब बचा हम लोग का ये, यानी आपका ये और ये। तो देख रहे हम लोग इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको, हाँ तो नज़र आ रहा है हमको C1 और C2 कॉमन नज़र आ रहा है। तो C1 और C2 कॉमन निकाल लिए, बचेगा क्या यहाँ पे आपका V2 का स्क्वायर माइनस V1 का आपका जो हम लोग का V1, और यहाँ पे हम लोग का प्लस होना चाहिए V2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपका V2 है, प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 हो गया। अब ये हमको नज़र क्या आ रहा है, ये हम आँख खोल कर देखेंगे तो A + B होल स्क्वायर का फार्मूला नज़र आ रहा है ना। तो V1 + V2 का होल स्क्वायर का हमको फार्मूला ये नज़र आ रहा है। पर यहाँ पर याद रखिएगा आपका माइनस दिया है, तो माइनस दिया है तो माइनस फार्मूला के हिसाब से A - B का फार्मूला क्या होता है होल स्क्वायर का, ये हम लोग जानते हैं, A स्क्वायर माइनस 2AB + B स्क्वायर। बस कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस वही हम लोगों ने क्या किया, आपका V1 + V2 का V1 - V2 का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोगों ने लिख दिया। बस हो गया हम लोग का। अब देख रहे हैं हम लोग का E = 1 to C1 और C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी ये हम लोग का आ गया लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें आपका क्या होता है C1 एंड C2 और V1 और हम लोग का V2 का होल स्क्वायर जो होता है कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी आपका नेगेटिव नहीं होगा। ये हम लोग का लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया। अगर हमको डेरिवेशन निकालने पड़ता लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का तो हम लोग क्या करते, इसी को प्रूफ करते। समझ गए, नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, एक बार अच्छे से देखिएगा। अगर दिक्कत हो रहा है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कैपेसिटेंस के सबसे आखिरी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यानी यहाँ पे समझेंगे हम लोग का फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने ये डेरिवेशन निकाला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, C = ε0A/d होता है। यानी हम लोग का कैपेसिटेंस मीडियम पे भी डिपेंड करता है, यानी ε0 का मतलब डायलेक्ट्रिक जो होता है वो भी होता है, एरिया वेक्टर एरिया पे भी करता है आपका और डिस्टेंस भी करता है। तो यही आपका लिखा है, आपका क्या लिखा है, सरफेस एरिया पे और प्लेट पे आपका और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, जो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस होता है उस पर भी आपका डिपेंड करता है। देन उसके बाद में हम लोग समझेंगे डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्यों होता है हम लोग ये जानते हैं। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, बस इतना समझिए। ये क्या करता है, चार्ज को रोके रखता, मतलब इसकी आपके ऐसा प्रॉपर्टी रखता है जिसमें से आप चार्ज नहीं पास हो सकता है।
करंट, ये आपको करंट को पास होने नहीं देता अपने अंदर से। ये बस ये क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर देता है, यानी खुद में इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, उसको शो कर सकता है, पर अपने अंदर से सोचिएगा इसके अंदर से करंट पास हुआ तो ये पास नहीं होने देगा। अब ये कहाँ पे कैसा प्रॉपर्टी लगता है, कौन सा मटेरियल है, तो जैसे आपका वुड हो गया, आपका पेपर हो गया, ये सब क्या होता है, जब इसमें से हम लोग करंट को पास कराएंगे तो करंट पास नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ये शो कर सकता है, जिसमें हम लोग अगर इसके हिसाब से लिखेंगे तो एक इसके भी हिसाब से के ऐड हो जाता है, हम आपको बता दिए थे ऑलरेडी। तो यही आपका डाइलेक्ट्रिक कहलाता है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, यानी चार्ज हम लोग का क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। कब, जब हम लोगों ने क्या किया, आपका दो कंडक्टर लिया, दोनों में आपका कुछ ना कुछ चार्जेस है, एक में आपका Q1 एक Q2 है, दोनों में आपका, और उसके हिसाब से पोटेंशियल भी दोनों में कुछ ना कुछ है। तो पोटेंशियल जब इन दोनों को हम लोगों ने एक कॉमन वायर से कनेक्ट कर दिया तो उसके दौरान में क्या होगा, चार्ज जो होगा ट्रांसफ़र होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के दरमियान में। तो कितना कॉमन वेलोसिटी होगा उसका ये पता करना हमको। तो आपका जब तक चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो जाए पूरा मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के हिसाब से, तब हम लोग कॉमन वेलोसिटी पता नहीं कर सकते। जब हो जाएगा तब हम लोग पता कर सकते, यही तो हमको यही पता करना है। तो हम लोग का क्या होता है, आपका फार्मूला जो होता है हम लोग का C = Q/V होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो Q/V होता है, तो हम लोग अगर ये निकालेंगे, आपका Q निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका CV हो जाएगा। तो देखिएगा हम लोग के पास कितना चार्जेस है, दो चार्जेस, तो C1V1 + C2V2 हो गया। बस नीचे में हम लोगों ने क्या किया, C1 + C2 लिख दिया। तो ये हम लोग का निकल गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, समझ गए। यानी हम लोग का ये जो निकला आपका कॉमन पोटेंशियल, इतना कॉमन पोटेंशियल लगेगा जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समझ गए, यानी चार्ज ट्रांसफ़र हो गया हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। पर अब क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जब ट्रांसफ़र हुआ है तो इसमें कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा, मतलब कुछ एनर्जी का लॉस होगा। कितना लॉस ऑफ एनर्जी होगा, तो ये हम लोग का इतना लॉस ऑफ एनर्जी होगा, डेल U = C1 C2 V1 का स्क्वायर - V2 का स्क्वायर, और नीचे में देखो हाफ दिया यानी 2 दिया है, C1 + C2, ये आपका एनर्जी दिखा रहा हाफ C1 + C2। समझ में आया कि इतना लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ट्रांसफ़र होगा, उसके दौरान में कुछ एनर्जी लॉस होता है। तो यही होता है, समझ में आएगा इतना। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको और भी कुछ टॉपिक को समझना है, या कुछ टॉपिक चाहिए, या कुछ टॉपिक के बारे में जानना है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है, या इस पर वीडियो बनाए, तो इस पर वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को क्या करना है पता ही है आपको, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करते रहना है, ताकि आपका भी भला हो और जितने लोग हैं उनका भी भला होते जाए, और थोड़ा थोड़ा मेरा भी, मतलब हमको भी नॉलेज बढ़ते जाए, और आपके लिए मेहनत करें इस तरह से। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा, ज़रूर से सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।